हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, ये आपका इडियम्स और फ्रेजेस का नीतू सिंह बुक का पेज नंबर 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट में 1 से लेकर 130 तक के इडियम्स और फ्रेजेस को ट्रिक के साथ हमने कवर किया। ठीक है, तो अभी तक आपने उन 5 वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर प्लेलिस्ट में आपका सेव है, उन 5 इडियम्स और फ्रेजेस के वीडियो को देखें। ये आपका 6ठा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, आज के सेशन का जो सबसे पहला इडियम्स है वो है आपका इडियम्स नंबर 133। वो है साथियों ग्रास विडो। समझते हैं ग्रास विडो का मतलब क्या होता है। देखिए, ये जो ग्रास विडो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, है ना। देखिए, विडो मतलब इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक समझिए। देखिए, विडो मतलब क्या होता है, विडो का मतलब होता है विधवा, है ना। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका ग्रास विडो, मतलब कंप्लीटली विधवा नहीं है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि एक ऐसी औरत जिसका पति उसके साथ नहीं रहता हो। ध्यान दीजिएगा कि एक ऐसी औरत जिसका पति मरा नहीं। अगर किसी औरत का पति मर जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे विडो। लेकिन एक ऐसी औरत जिसका पति मरा नहीं बल्कि उससे अलग रहता है। ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डाइवोर्स हो सकता है या फिर कोई भी कारण से उससे दूर रहता है तो उसे बोलेंगे हम लोग ग्रास विडो। ठीक है, ऐसी औरत को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रास विडो। तो वही लिखा हुआ है कि अ वुमन हु इज सेपरेटेड। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, अपने पति से दूर रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रास विडो। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर साथियों, ध्यान में रहेगा कि ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आपका जो अगला इडियम्स है वो आपका ग्रीस द पाम। समझते हैं ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है। ग्रीस द पाम का मतलब होता है रिश्वत देना ना, किसी काम को निकलवाने के लिए किसी भी बड़े ऑफिसर को, है ना, किसी से भी, है ना, ये रिश्वत देना जो हर एक पर शूट करता है। किसी को भी अपना काम निकलवाने के लिए कुछ रुपये देना, कोई चीज देना, कोई गिफ्ट देना, उसे हम लोग बोलते हैं ग्रीस द पाम। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर इसकी इंग्लिश की बात करें तो हम लोग बोलते हैं टू ब्राइब। ठीक है, टू ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना। तो ध्यान में रहेगा ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। ठीक है, एक बात और मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि जो भी इडियम्स आपको लगे कठिन है, ठीक है, थोड़ा सा भी लगे कि नहीं ये अच्छे तरीके से हमें ध्यान में नहीं रहेगा, ऐसे तो हमारी कोशिश है कि आपका मैक्सिमम इडियम्स आपके इस सेशन में ही याद होते चले जाएं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से आपके याद होते चले जाएं। लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर हर एक इडियम्स के बारे में सोचिएगा। जो भी इडियम्स आपको लगे कि ये इडियम्स थोड़ा सा टेढ़ा है, अजीब है, उसको आप टिक आउट करते चलिए। ठीक है, या तो टिक आउट कर लीजिए, समझिएगा, या तो टिक आउट कर लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं आप, या तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, या फिर उसके साइड में स्टार बना दीजिए। मतलब किसी भी तरीके से उस इडियम्स को आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रीन रूम। ग्रीन रूम मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रीन रूम का मतलब होता है कि अभिनेता का वेशभूषा का कमरा। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कि अ लाउंज इन अ थिएटर और अ स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन रूम। ठीक है, अब देखिए इसको आप याद कैसे रख सकते हैं। आपने देखिए बहुत बार अगर आप एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा भी कुछ जानते हैं तो आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, क्रोमा। ठीक है, क्रोमा होता है एक हरा रंग का एक पर्दा होता है। ठीक है, क्रोमा, उसका इस्तेमाल बहुत सारे थिएटर में किया जाता है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडियो में किया जाता है। तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं ग्रीन रूम को, है ना। ग्रीन रूम मतलब क्या होता है कि अभिनेता का वेशभूषा वाला कमरा। मतलब जहां पर जो अभिनेता होते हैं वहां पर जाके अपना पहनावा, अपना जो ड्रेस होते हैं उसको चेंज करते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, उसे ही हम लोग बोलेंगे ग्रीन रूम। ध्यान में रहेगा, फिर से रिपीट करेंगे। ग्रीन रूम का मतलब क्या होता है। ग्रीन रूम का मतलब होता है कि अभिनेता का वेशभूषा वाला कमरा, मतलब अ लाउंज इन अ थिएटर या फिर स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी। मतलब जहां पर जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो थिएटर के परफॉर्मर्स होते हैं या फिर स्टूडियो के जो परफॉर्मर्स होते हैं, जहां पर वो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रूम। तो ध्यान में रहेगा। चलिए अगला है ग्राइस टू वंस मील। अगला क्या है, ग्राइस टू वंस मील। इसका मतलब होता है कि फायदेमंद, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। मतलब एक ऐसा चीज जो आपके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, आपके लिए वो फायदेमंद हो, उसे हम लोग बोलेंगे ग्राइस टू वंस मील। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इसको आप सबसे पहले टिक आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, इसको टिक आउट कर लीजिएगा, समय समय पर रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अगला इडियम्स है साथियों, इडियम्स नंबर 137। वो है आपका हैल्क्योन डेज। देखिए बहुत लोग इसको हैल्क्योन डेज भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैल्क्योन डेज मतलब होता है कि खुशगवार दिन। ठीक है, समझिएगा खुशगवार दिन का मतलब क्या होता है। मतलब एक ऐसा दिन, बहुत बार आपके साथ होता होगा कि कोई एक ऐसा दिन होता होगा जिसमें आप बहुत खुश होते होंगे, है ना।
मतलब वो दिन आपका बहुत ही खुशीपूर्वक बीतता होगा, बहुत ही शांतिपूर्वक बीतता होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं हैलक्योन डेज, मतलब पीसफुल डेज, है ना, शांतिपूर्ण जो आपका पूरा दिन बीतता है उसे ही हम लोग बोलते हैं पीसफुल डेज, यानी या इसको बोल सकते हैं आप इडियम्स की भाषा में हैलक्योन डेज। ठीक है, ध्यान रहेगा ये, इसको टिक आउट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हैमर एंड सिकल, देखिए इसका मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक। ये बहुत ही आसान है, ये जो लिखा हुआ है हैमर एंड सिकल, ये समाजवाद का प्रतीक होता है। मतलब समझिएगा कि आप कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह होता है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह होता है, ठीक है, वही आपका होता है हैमर एंड सिकल। ये जो हैमर और सिकल होता है ये समाजवादी पार्टी का चिन्ह होता है, ठीक है, जो आपका कम्युनिस्ट पार्टी होता है उसका जो चिन्ह होता है वही होता है हैमर और सिकल। उसकी एक पहचान है, उसका एक प्रतीक है, ठीक है, हैमर और सिकल। तो ध्यान रखना, इसमें कोई मतलब कोई अलग बात है नहीं इसमें। वही लिखा हुआ इंग्लिश में देखिएगा कि अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल, है ना, जो कम्युनिज्म को मतलब जो जिस प्रतीक के माध्यम से उसको दर्शाया जाता है वो आपका हैमर और सिकल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आपका जो अगला है हैमर एंड टंग्स। देखिए हैमर एंड टंग्स का मतलब होता है कि बहुत अधिक मेहनत से, विद ग्रेट एफर्ट और एनर्जी। जैसे अब अभी आप इंग्लिश के पीछे लगे हैं, मतलब बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं इंग्लिश पर, है ना, ताकि इंग्लिश में आपके अच्छे नंबर आए, तो इसको क्या कह सकते हैं कि हैमर एंड टंग्स। ठीक है, बहुत, इसको आप कह सकते हैं विद ग्रेट एफर्ट या ग्रेट एनर्जी, ऐसा कह सकते हैं आप इसको। तो वही आपका कहलाता है कि हैमर एंड टंग्स। ध्यान रहेगा, फिर से रिपीट करेंगे, हैमर एंड टंग्स का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक मेहनत से। इसको आप टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगला है हैंड एंड ग्लव विद। इसका मतलब होता है अच्छे सहयोग से, इन क्लोज कॉपरेशन। देखिए याद कैसे रखेंगे हैंड एंड ग्लव विद को, इसको याद कैसे रखेंगे समझिएगा। देखिए हैंड मतलब क्या होता है हाथ, ग्लव मतलब क्या होता है जो हाथ में पहनते हैं, मतलब इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हाथ और ग्लव के साथ मतलब ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अच्छे सहयोग से, है ना। देखिए इसका ट्रिक ये है कि आप ऐसे सोचें कि आप हाथ से कोई काम करते हैं या फिर हाथ में ग्लव्स पहन के काम करते हैं, तो अच्छा कौन होता है जब आप हाथ में ग्लव्स पहनकर काम करते हैं। तो उससे आप रिलेट करिएगा कि हैंड एंड ग्लव विद, मतलब हाथ और ग्लव्स एक साथ है, तो आपका जो काम है वो अच्छे सहयोग से होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होगा, इन क्लोज कॉपरेशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला इडियम है वो है हैंग बाय अ थ्रेड। अगला क्या है, अगला है हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है कि बहुत नाजुक स्थिति में होना, मतलब बी इन अ रिस्की सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी इन अ रिस्की सिचुएशन, मतलब बहुत ही नाजुक स्थिति में होना। हैंग बाय अ थ्रेड, ठीक है, मतलब बहुत ही विषम परिस्थिति में लटका होना, बहुत ही विषम परिस्थिति में होना, बहुत ही नाजुक परिस्थिति में होना, वही आपका कहलाता है हैंग बाय अ थ्रेड। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा हुआ हार्ड नट टू क्रैक, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए जो आपका जो नट होता है उसको तोड़ना कठिन होता है, तो वही आपका लिखा हुआ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब जटिल समस्या। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं जटिल समस्या, या फिर उसको आप व्यक्ति से रिलेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई जटिल व्यक्ति, है ना। इसके इंग्लिश की बात करें तो अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, या फिर अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे समझना मुश्किल हो, या फिर एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना मुश्किल हो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। इसका ट्रिक क्या हो गया कि नट जिसको क्रैक करना कठिन हो, एक ऐसा नट है ना जिसको क्रैक करना कठिन हो, मतलब एक ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझना है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसको समझना मुश्किल हो, उसे हम लोग बोलेंगे हार्ड नट टू क्रैक। चलिए अगला है साथियों इडियम्स नंबर 143, वो है आपका हॉल ओवर द कोल्स। देखिए समझिएगा हॉल ओवर द कोल्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी को कोसना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को कोसना या फिर भर्त्सना करना। देखिए ये बहुत ही शुद्ध हिंदी है, बहुत हिंदी मीडियम वाले लोगों को भी समझ में नहीं आता, इसको आप काट दीजिएगा या फिर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं समझा देता हूं आपको। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कोसना या फिर भर्त्सना करना, इसका मतलब होता है टू टेक टू टास्क। ठीक है, या फिर टू रिप्राइमेंड, इसका मतलब होता है साथियों, इसका हिंदी मीनिंग अगर हिंदी अर्थ की बात करें हॉल ओवर द कोल्स की, तो इसका मतलब होता है किसी के गलती के बारे में उसको कोसना, है ना, मतलब उसको भला बुरा कहना। ठीक है, उसको डांटना, उसे ही हम लोग बोलेंगे हॉल ओवर द कोल्स। फिर से रिपीट करेंगे, हॉल ओवर द कोल्स का मतलब क्या होता है कि किसी को किसी बात के लिए, है ना, डांटना, किसी को किसी बात के लिए कोसना, किसी को किसी गलतियों के लिए उसको डांटना कोसना। ठीक है, उसको भला बुरा कहना, उसे ही हम लोग बोलेंगे हॉल ओवर द कोल्स। ध्यान में रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो अगला इडियम है वो है हैव फिंगर इन द पाई।
हैव फिंगर इन द पाई मतलब किसी काम में शामिल होना, किसी कार्य में शामिल होना। टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग मतलब जो कुछ भी वर्क चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है उसमें आप शामिल हैं, उसे हम लोग बोलेंगे कि हैव फिंगर इन द पाई। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक के माध्यम से। देखिए हैव फिंगर इन द पाई मतलब आपका जो फिंगर है, आपकी उंगलियां वो इंक्लूडेड है ना, वो काम कर रही है, कोई काम कर रही है। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी काम में शामिल होना। ठीक है, इससे आप क्या याद रख सकते हैं कि किसी काम में शामिल होना। ठीक है, चलिए अगला आपका अगला इडियम्स है, इडियम्स नंबर 145, वो है हैव वंस हैंड्स फुल, है ना, मतलब काम की कमी नहीं होना। टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, आप ऐसा बहुत बार आप बोलते होंगे कि मतलब हाथ जो है वो काम से भरा हुआ है, मतलब आपको मतलब फुर्सत नहीं है, आपका जो काम है वो भरा हुआ है, आप मतलब एक काम कर रहे हैं, फिर दूसरा काम कर रहे हैं, फिर तीसरा काम कर रहे हैं ना। अगर आप जैसे अभी पढ़ाई करते हैं तो बहुत बार होता है कि सुबह वाला सेशन छूट जाता है, फिर बीच में सेशन आ जाता है। ठीक है, आपको भी रिवीजन करना होता है, वर्ड याद करना होता है, और भी बहुत सारे और भी अलग सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने होते हैं, तो मतलब पूरा काम है ना भरा होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हैव वंस हैंड्स फुल। मतलब देखिए ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक है कि किसी का जो हाथ है वो भरा होना। देखिए वंस हैंड्स फुल मतलब किसी का हाथ भरा होना। हाथ भरा होना किससे हाथ भरा होना? तो काम से हाथ भरा हुआ होना। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है हैव वंस वे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। ये लिखा हुआ अगला इडियम से हैव वंस वे, इसका मतलब होता है कि द वे वन वांट्स मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। इसको समझिएगा, इसका ट्रिक क्या है, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं हैव वंस वे को। देखिए वंस वे मतलब क्या होता है? खुद का रास्ता, है ना, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई काम करता है। ठीक है, वो अपनी चाहत के अनुसार कोई काम करता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे हैव वंस वे मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, या फिर द वे वन वांट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? द वे वन वांट्स मतलब ऐसा रास्ता जो मतलब किसी के पसंद का हो, खुद के पसंद का हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। याद रहेगा। चलिए अगला है साथियों, अगला इडियम्स नंबर 147, वो है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। क्या लिखा हुआ है कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। देखिए ये बहुत ही पॉपुलर इडियम्स है, इसका मतलब होता है कि एक ही समय में कई कार्यों में शामिल होना। देखिए बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप एक ही वक्त में बहुत सारे काम को कर रहे होते हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल भी चला रहे होते हैं ना। बहुत बार होता है कि आप खाना बनाते हुए, आप विद्यार्थी हैं तो खाना खुद ही बनाना पड़ता होगा, तो खाना बनाते हुए है ना, खाना बनाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, खाना बनाते हुए वर्ड याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसको अगर एक इडियम्स के रूप में बोले तो क्या बोल सकते हैं उस परिस्थिति को कि हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब एक ही समय में आप कई कार्यों में शामिल है। टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। देखिए ये लंबे समय के लिए भी काम करता है, मतलब कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी यह काम करता है कि एक ही समय में आप दो तीन, जैसे अगर अभिनेता के बारे में बात करें तो कोई अभिनेता यानी कोई हीरो एक ही समय में 2-3 फिल्में कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर ये सुटेबल बैठेगा, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। क्लियर? ध्यान में रखिएगा ऐसे। चलिए अगला हेन पिक्ड हस्बैंड। ये क्या है अगला? हेन पैक्ड हस्बैंड, इसका मतलब होता है कि जोरू का गुलाम। ये जो लिखा हुआ हेन पैक्ड हस्बैंड, इसका मतलब क्या होता है? जोरू का गुलाम। ठीक है, मतलब एक ऐसा पति जो पत्नी की बातें मानता है, मतलब एडमिरर ऑफ वंस ऑन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। समझिएगा ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब वही होता है कि हैंड पिक्ड हस्बैंड यानी जोरू का गुलाम, यानी एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की हर एक बात को मानता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रहेगा। इसको आप टिक आउट कर लीजिएगा, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको टिक आउट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। चलिए अगला है हरक्यूलियन टास्क। ये भी बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। ये जो लिखा हुआ है हरक्यूलियन टास्क, इसका मतलब होता है कि बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही कठिन टास्क। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, है ना। देखिए ट्रेमेंडस मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टास्क जिसमें आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क, मतलब बहुत कठिन कार्य। ठीक है, एक ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़े, उसे हम लोग बोलेंगे हरक्यूलियन टास्क, बहुत कठिन कार्य। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अगला है साथियों, आपका जो अगला इडियम्स है वो है आपका हाई एंड ड्राई। समझिएगा हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? तो हाई एंड ड्राई का मतलब होता है कि अकेला होना, है ना, अलोन, अकेला होना इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई एंड ड्राई। ठीक है, ये बहुत ही आसान इडियम्स था, इसको ध्यान में रखिएगा। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? अकेला होना। ठीक है, चलिए अगला हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब होता है निरंकुश, मतलब ओवर बियरिंग, है ना। निरंकुश मतलब क्या होता है? आपने हिस्ट्री में ये वर्ड सुना होगा हाई हैंडेड। निरंकुश शासक जो होता है ना, जो ऐसा शासक जो मतलब प्रजा के प्रति मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अत्याचारी होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं निरंकुश। ठीक है,
तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, हाई हैंडेड, ठीक है, हाई हैंडेड मतलब निरंकुश, ओवर वियरिंग, ठीक है। चलिए अगला है हाई लिविंग। हाई लिविंग मतलब क्या होता है, ऐश आराम की जिंदगी। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, हाई लिविंग मतलब क्या होता है, हाई मतलब होता है ऊंचा, है ना, हाई लेवल का, ठीक है, बहुत ही उच्च स्तर का, और लिविंग मतलब है ना जो रहन सहन का जो ढंग होता है, हाई लिविंग, ठीक है, मतलब ऐश आराम की जिंदगी। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ऐशो आराम के साथ रहता है, ठीक है, जिसका जिंदगी बहुत ही ऐशो आराम से गुजर रहा है, ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे ही हम लोग बोलेंगे हाई लिविंग, ठीक है। और हाई लिविंग मतलब क्या होता है, लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, ठीक है, कंफर्ट और ईज के साथ जो व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, ऐश आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, उसे हम लोग बोलेंगे हाई लिविंग। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला है साथियों इडियम्स नंबर 153, वो है आपका हिट बिलो द बेल्ट। देखिए ये बहुत ही शानदार इडियम है, ये जो लिखा हुआ है हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली। देखिए ऐसे इसका ट्रिक देखिए, इसका निमोनिक्स देखिए कैसे आप याद रख सकते हैं। देखिए एक गेम होता है, उसमें होता है क्या कि बेल्ट के नीचे आप हिट नहीं कर सकते, ठीक है, बेल्ट के नीचे आप मार नहीं सकते, बेल्ट के नीचे प्रहार नहीं कर सकते, तो वही इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हिट बिलो द बेल्ट मतलब बेल्ट के नीचे प्रहार किया, है ना, बेल्ट के नीचे हिट किया, तो ये आपका गलत तरीका हो गया, ठीक है, ये आपका गलत रूल हो गया, गलत तरीका हो गया। तो सही हम लोग बोलेंगे गलत तरीके से प्रहार करना, यानी टू स्ट्राइक अनफेयरली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर से रिपीट करेंगे, हिट बिलो द बेल्ट मतलब क्या होता है, गलत तरीके से प्रहार करना, ठीक है, बेल्ट के नीचे प्रहार करना मतलब गलत तरीका हुआ। चलिए अगला साथियों हिट द जैकपॉट। अब देखिए जैकपॉट मतलब तो पता है, ठीक है, आपने बहुत बार खुद भी यूज किया होगा, ठीक है, बहुत बार। तो जैकपॉट मतलब होता है, आप देखिए हिट द जैकपॉट मतलब बहुत बड़ी कामयाबी मिलना, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉटरी हाथ लगना, उसे हम लोग बोलेंगे हिट द जैकपॉट। इसको आप कह सकते हैं कि गेनिंग, देखिए लिखा हुआ गेनिंग अ बिग या फिर ग्रेट सक्सेस, ठीक है, स्पेशली बाय लक मतलब लक से, है ना, भाग्य से आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलना, जैकपॉट मिलना, उसे हम लोग बोलेंगे हिट द जैकपॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर से रिपीट करते हैं, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है कि आपको बड़ी कामयाबी मिलना, गेनिंग अ बिग या फिर ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। अगला एडियम्स क्या है, एडियम्स नंबर 155, वो है साथियों कि हिट द नेल ऑन द हेड, ठीक है, इसका मतलब होता है सही समय पर सही बात या फिर कोई काम करना, ठीक है, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम मतलब जिसका समय है ना, जिस चीज का समय, अगर सोने का समय सो रहे हैं आप, ठीक है, जिस चीज का करने का समय वही काम आप कर रहे हैं, सही समय पर सही काम करना, तो उसे हम लोग बोलेंगे हिट द नेल ऑन द हेड। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक देखिए हिट द नेल ऑन द हेड। अब सर पर आप नाखून को हिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए कि आप नाखून को हिट करके आप सोच रहे हैं कि अभी के वक्त क्या करना चाहिए, अभी के वक्त सही क्या होगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड मतलब क्या होता है कि आप अपने सर को, ठीक है, नाखून से, नेल से हिट कर रहे हैं, मतलब आप उस वक्त उस टाइम सोच रहे हैं कि अभी हमारे लिए क्या काम करना सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करिए कि सही समय पर सही बात या फिर सही काम करना, याद रहेगा साथियों। क्लियर। चलिए अगला इडियम से हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है कि कोई भी विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव। बहुत बार ऐसा होता होगा कि किसी काम को करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते होंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस, कोई विकल्प ना होना, नो अल्टरनेटिव, ठीक है। तो ये तो आसान था आपका, ठीक है, ऑप्शन चॉइस। चलिए अगला है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। अगला क्या है साथियों, अगला आपका होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। देखिए पहले होता था, पहले देखिए ये हिस्ट्री में बहुत बार आपने ये देखा भी होगा, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। देखिए पहले के समय में लोग गुप्त नीति इस्तेमाल करते थे, यानी कोई ऐसा पॉलिसी जो आपका गुप्त हो, यानी सीक्रेट हो, बिना किसी को बताए कोई ऐसा पॉलिसी, उसे हम लोग बोलेंगे होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, ठीक है। इसको देखिए याद कैसे रखेंगे, होल मतलब क्या होता है छिद्र, ठीक है, कॉर्नर मतलब कोना। इसको आप इससे रिलेट करिए कि छिद्र और कोना मतलब एक ऐसा चीज जो लोगों को आसानी से दिखता नहीं है, ठीक है, वो आपका गुप्त होता है, वो आपका सीक्रेट होता है, ठीक है, गुप्त होता है, वो आपका सीक्रेट होता है। जो भी होल होता है, जो भी कॉर्नर होता है, उसको आप ऐसे याद रखिए कि एक ऐसा पॉलिसी, कॉर्नर पॉलिसी, जो आपका सीक्रेट है, ठीक है, जो आपका गुप्त है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुप्त नीति, यानी सीक्रेट पॉलिसी। तो ध्यान देगा साथियों, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है ह्यू एंड क्राई। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, और बहुत बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें बहुत बार ये यूज रहता है, ठीक है, न्यूज़पेपर और बहुत बार ये नोवेल्स वगैरह में यूज रहता है ये ह्यू एंड क्राई जो है। इसका मतलब होता है हो हल्ला,
मतलब एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई। देखिए बहुत बार होता है क्लास में भी, जब आप क्लास में थे, ठीक है, या फिर अभी भी अगर कहीं कोचिंग वगैरह, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब आप कोचिंग वगैरह जाते होंगे तो जब आपके टीचर नहीं आते हैं, ठीक है, जब आपके शिक्षक नहीं आते हैं तो आप लोग खूब हल्ला करते हैं, बहुत हो हल्ला करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। या फिर बहुत बार होता है कि बाजार में है ना, बाजार आप मार्केट जाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा हल्ला होता है, बहुत ज्यादा लाउड होता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं, वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ह्यू एंड क्राई, मतलब हो हल्ला, एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, ठीक है, जो मतलब बहुत एक्सेस है ना, एक्सेस जो आवाज होती है उसे हम लोग बोलेंगे ह्यू एंड क्राई, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसमें क्राई आ रहा है, क्राई मतलब क्या होता है, चिल्लाना, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, क्राई आया मतलब चिल्लाना, चिल्लाने वाली बात हो रही है, तो एनी लाउड पब्लिक आउटक्राई, ठीक है। तो देखिए और अगला देखिए, क्राई क्राई मिलेगा भी। देखिए होता क्या साथियों कि आपके एग्जाम में जब ये सब इडियम्स पूछे जाते हैं तो उसमें तो ये नहीं बताया जाता कि इसका आप हिंदी ही लिखें। आपको सिंपली, ठीक है, आपको सिंपली करना क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं और उसका मतलब बताना आता है। तो किसी भी माध्यम से जब हम इडियम्स का मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, आप लगातार बने रहे हमारे साथ, ठीक है। तो उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है, बहुत सारे ऐसे इडियम्स आते हैं जिसका मतलब आपको बिल्कुल पता ही नहीं होता, तो आप बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका भी एक अपने में है ना, बहुत सारे टॉपर लोग ये तरीका का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ट्रिक है, ये तरीका है, ये भी मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा। बस आप ये एक बार ये इडियम्स का जो सीरीज चल रहा है इसको खत्म होने दीजिए, मैं आपके बीच में कंप्लीटली जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाऊंगा और उसको हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे ना, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करके करेंगे। उसका मतलब को मतलब आपके इडियम्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता। ये सारे तरीके मैं आपके उस वाले सेशन में ही डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। तो बस आप थोड़ा धैर्य बनाएं और ये सीरीज को खत्म होने दें। क्लियर साथियों? तो ये आपका कंप्लीट पेज नंबर 6 समाप्त हो चुका है आपके इडियम्स का, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले पार्ट में साथियों। फिर इसके बाद इसके आगे का ह्यू एंड क्राई के बाद जो आपका इडियम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद।